तनु की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। कार्तिक ने पहले ही दिन तनु को बता दिया था कि वह प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता है और वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। वह सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। कार्तिक को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि कार्तिक उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी इस खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ उसके बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन कार्तिक ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। कार्तिक ने अपने मन की बात तनु से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिसे मैं जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य है। पति के इस व्यवहार से तनु के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर तनु को समझ आ गया कि कार्तिक शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और कार्तिक से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? कार्तिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानुसी बातों के कारण प्रिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी तुम्हारी और देखूंगा भी नहीं, समझी? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर प्रिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे प्रिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। तनु ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। कार्तिक बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद ली। तनु भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहां शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। तनु नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि कार्तिक जैसा कहेगा वह वही करेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर कार्तिक ने तनु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कई बार तनु कार्तिक से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। कार्तिक जितना बेरुखी से बात करता था, तनु का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। कार्तिक के बिना तनु के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। तनु को विश्वास था कि वह कार्तिक को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती थी। कई बार सास तनु को उदास देखकर पूछ लेती कि कार्तिक का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक तो चल रहा है। तनु आंखें झुका लेती और सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खोलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और निकल गए। कार्तिक तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन तनु अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। तनु का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को भी घर नहीं आता था। कार्तिक के दिन रात
को बाहर रहने के कारण तनु परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में तो नहीं है। हो सकता है वह लड़की ठीक ना हो। यही सोचकर एक दिन तनु ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, तनु बोली। माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन ये मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे कराई है। तनु की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन तनु का सब टूट चुका था। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी पत्नी ना बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ है। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। तनु अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र और रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। तनु ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी तो मन होता है कि माता पिता के पास वापस लौट जाओ। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा, जहाँ 6 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे। अगले दिन तनु बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि कार्तिक इस सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक सकरी सी गली के छोटे घर में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। तनु बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजा खटखटाने जा रही थी पर रुक गए। दोनों की हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या दोनों के बाहर आने का इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि प्रिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज प्रिया को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को ना पा सकी। काफी देर तनु घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह प्रिया से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते आए। कार्तिक तनु को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनु ने उसकी तरफ देखा। अरे, तुम मुझे पहचानते हो? कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। तनु थोड़ी ऊंची आवाज में बोली। कभी बीवी को एक नजर उठाकर भी देखा है और आज यह सब कह रहे हो? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कार्तिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? तनु अपने आंसू को रोक ना सकी। उसने कुछ सोचा
और अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बढ़ा दिया। अपने हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतारकर उसी पर रख दी। कार्तिक ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, यह सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए यह चूड़ियां सुहाग का शव है और मैं सुहागन विधवा। तनु के हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल प्रिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाई और कहा, इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और कार्तिक का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। तनु वहीं बैठकर अपने सूने हाथों को देख रही थी। प्रिया की यह हरकत कार्तिक को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? तनु का निस्वार्थ प्रेम गलत नहीं है, लेकिन प्रिया और मैं तनु के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार कार्तिक को महसूस हुआ कि तनु प्रिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार कार्तिक ने तनु के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपने करने पर वह बहुत दुखी था। रात को कार्तिक घर आता है। तनु मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है। कार्तिक हैरानी से तनु से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठा विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते, मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। कार्तिक चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वह तनु के बारे में सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास होता है स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। तनु सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आए, उसे मैं वह भी नहीं दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर तनु से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। तनु ने तो बेटी का, बहू और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। अब इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन प्रिया का व्यवहार तनु के प्रति अच्छा नहीं था। तनु में कितनी करुणा थी, लेकिन प्रिया का व्यवहार इतना रुष्ट था। वह असमझ में था कि वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने तनु का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और प्रिया ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे तनु को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। उसकी आंखों के सामने तनु का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और प्रिया ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे तनु को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों तनु का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तनु आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। तनु की जगह अगर प्रिया होती तो वह कभी नहीं सहन करती। प्रिया और तनु दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, तनु से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। कार्तिक रात भर तनु के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंखें लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो तनु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, तनु कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली
तो मुझे तनु के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक एक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वहीं जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद है। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर उसको अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला किया है कि उसके पिता को वह सारी धन राशि दूंगा जो उन्होंने तनु की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझ बैठे। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने तनु का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की थी, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे में से एक बैग लाकर देती है। कार्तिक जल्दी से उसको खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। कार्तिक जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। कार्तिक लेटर पढ़ते ही फफक कर रोने लगा। माँ, मैंने तनु के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। प्रिया के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी है। मैंने तनु को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर से निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। कार्तिक जल्दी से गाड़ी निकालकर तनु को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में तनु दिखाई पड़ती है। कार्तिक तेजी से उससे गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। कार्तिक तनु से कहता है, तनु मुझे बिना बताए जा रही थी। तनु कार्तिक को देखकर हैरान थी। कार्तिक ने अपनी बात दोहराई तो तनु ने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई भी कारण नहीं है। कार्तिक ने तनु पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। तनु बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देख कार्तिक ड्राइवर को पैसे देते हुए तनु का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बैठाता है। तनु ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? कार्तिक बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई भी कारण तो नहीं है कार्तिक। कार्तिक ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूं। कार्तिक, लेकिन मैंने असली प्यार की पहचान कल ही की है। प्रिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। कार्तिक तनु से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी प्रिया के घर की तरफ मोड़ ली। तनु ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। कार्तिक बोला, हाँ, लेकिन मैं प्रिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? तुम्हारी सुहाग की चूड़ियां वापस लेने के लिए। तनु की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया। कार्तिक सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए प्रिया के घर पहुंचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाज आ रही थी। कार्तिक अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से
अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर जाता है तो देखा प्रिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर तनु की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी है। प्रिया की माँ हाथ में तनु के सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। प्रिया बोली, वह तनु बेवकूफ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ यह सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। राधिका, तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर वह मुझसे सुहाग की मांग कर रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। राधिका ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना होते तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। कार्तिक भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत बोला है कार्तिक, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसा निकालो। वहां बैठे सभी लोग कार्तिक पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा ही होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। प्रिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती है। इससे पहले ही उसका ध्यान कार्तिक पर पड़ गया। कार्तिक को देखते ही अंदर बैठे लोग सब घबरा गए। कार्तिक भी उनकी बातों को सुनकर सन्न रह गया। उसे प्रिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। कार्तिक समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह प्रिया से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल ही नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी, मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीबी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। प्रिया, मेरी पत्नी की चूड़ियां मुझे लौटा दो। मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। प्रिया वास्तव में सोने की चूड़ी वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग कार्तिक को पकड़ अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। कार्तिक वहां से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। कार्तिक तनु को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। तनु घबराकर कार्तिक से पूछती है कि ऐसा प्रिया के घर क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना पड़ा है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कार्तिक बोला, जितना कह रहा हूं उतना करो, जल्दी से फोन लगाओ। अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक तनु पुलिस को फोन मिला चुकी होती है। मामला बिगड़ता देख प्रिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन तनु प्रिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। कार्तिक से पूरा मामला जानकर पुलिस प्रिया और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है। कार्तिक अपनी पत्नी तनु की सुहाग की चूड़ियां लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर आकर कार्तिक के माता पिता चिंता में बैठे हैं। तभी तनु और कार्तिक आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ, एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। कार्तिक की माँ अपनी बहू तनु के सामने बैठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज ये रस्म तू अपने हाथों से निभा। कार्तिक अपने हाथों से चूड़ियां पहनाता है
और सिंदूर लगाकर तनु को चुनरी ओढ़ाता है। तनु के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। धन्य है नारी जो माफ करने का जज्बा रखती है। यह जज्बा पुरुषों में कम दिखाई देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।